हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। 12वीं कक्षा के अभ्यास पत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं बादल राग कविता पर, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। हम यहाँ पर हर पाठ का, हर कविता का एक अभ्यास पत्र लेकर आ रहे हैं। जो भी काव्यखंड या गद्यखंड जितने भी अंक का निर्धारित किया गया है आपके पाठ्यक्रम में, उसी अंक के अनुसार प्रत्येक पाठ का हम अभ्यास पत्र बना रहे हैं। आज हम अभ्यास पत्र करेंगे बादल राग, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। काव्यखंड से 15 अंक के प्रश्न है, तो 15 अंक का ये अभ्यास पत्र बनाया गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बादल राग किस प्रकार की कविता है? इसका सही जवाब है क्रांतिकारी और प्रतीकात्मक। दूसरा प्रश्न, बादल राग कविता कहाँ से ली गई है? एक तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि अनामिका कविता से ली गई है, और कितने खंडों में प्रकाशित है? इसका सही जवाब है 6 खंडों में। तो यहाँ पर एक ही एमसीक्यूज से 2 एमसीक्यूज बन गए हैं। तीसरा प्रश्न, निराला ने जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर किसे कहा है? अथवा इसमें भी आ सकता है, इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बादलों को अधीर होकर कौन बुलाता है? या फिर ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, छोटे लघु भार पौधे किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब है कृषक। चौथा प्रश्न, कविता में विप्लव के बादल किसकी ओर संकेत करते हैं? इसका सही जवाब है संघर्ष और परिवर्तन। पांचवा प्रश्न, कृषक अधीर तुझे क्यों बुलाता है? इसका सही जवाब है अपने संघर्ष और पीड़ा को समाप्त करने के लिए। अब यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या देखिए। सप्रसंग व्याख्या 5 अंक की आएगी, जिसमें आपको प्रसंग, सरलार्थ और काव्य सौंदर्य लिखना है। सबसे पहले मैं आपको प्रसंग बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से बादल राग कविता से ली गई हैं, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रस्तुत पंक्तियों में बादलों को क्रांति का दूत बताया गया है। तो इसी संदर्भ में पंक्तियां देखिए। तिरती है समीर सागर पर। तिरती मतलब तैरती है, समीर मतलब होता है हवा, वायु, पवन, सागर मतलब समुद्र, अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं है, सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध मतलब जलते हुए हृदय पर, निर्दय मतलब जिसमें दया नहीं होती है, विप्लव मतलब होता है क्रांति की, प्लावित, प्लावित मतलब होता है पूरी तरह से छाया हुआ, पूरी तरह से डूबा हुआ, पानी से भरा हुआ। यह तेरी रणतरी, रणतरी मतलब होता है, रण मतलब होता है युद्ध, तरी मतलब नौका, युद्ध की नौका, भरी आकांक्षाओं से, घन मतलब बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। सुप्त मतलब सोया हुआ, अंकुर क्या होता है? बीज से जब छोटा सा पौधा निकलता है तो उसे अंकुर कहते हैं। और मतलब हृदय में, पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन मतलब नया जीवन, और ताकना मतलब देखना, विप्लव मतलब क्रांति के बादल। अब इसका सरलार्थ देखिए। कवि कहते हैं बादल वायु रूपी सागर। समीर मतलब क्या बताया था? वायु। समीर रूपी सागर, यहाँ पर रूपक अलंकार है कि समीर रूपी सागर पर, मतलब क्या हुआ कि सुख के बाद दुख है और सुख पर दुख की छाया के समान मंडरा रही हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यहाँ पर जो बादल मंडरा रहे हैं वो इस संसार की, कैसा संसार है? ये जलता हुआ संसार है। इसके वायुमंडल में मंडराते हुए, उमड़ते हुए, घुमड़ते हुए ऐसे निर्दयी माया के समान नजर आ रहे हैं। और कवि क्या कहते हैं? जो शोषित लोग हैं, जो दुखों से भरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों पर ये जो बादल हैं, ये मंडराते हुए काले काले बादल हैं, ये संपूर्ण संसार को अपने जल प्रलय में डुबो देना चाहते हैं। कवि निराला जी का प्रिय विषय क्या है? बादल। और बादल को वो किसके रूप में बताते हैं? क्रांति के दूत के बारे में बताते हैं। और यही क्रांति का दूत ही लोगों के दुखों को समाप्त करने के लिए आया है। आगे कवि कहते हैं, यह तेरी रण भरी आकांक्षाओं से, कि यह तेरी जो युद्ध की नौका है, ये विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं से भरी हुई है। तुम शोषण और दुख का नाश करने वाले वीर योद्धा के समान हो। हे बादल, तुम्हारी इस भयंकर गर्जन से जो अंकुर सोया हुआ है, जो अभी पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है, तुम्हारी इस भयंकर गर्जन से वो भी जाग जाएगा
उसके हृदय में भी क्या होगा, आशाओं का संचार होगा। जो उर में पृथ्वी के हृदय में अभी तक सोया हुआ है, जो अंकुर अभी तक सोया हुआ है, जिसे अभी तक किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तुम्हारी इस युद्ध की भयंकर गर्जन को सुनकर वो भी जाग जाएगा, क्योंकि वो भी आशाओं से भर जाएगा, उम्मीद से भर जाएगा। उसे लगेगा कि उसे नया जीवन मिलने वाला है और वो सिर ऊंचा करके तुझे ताक रहा है, तुझे देख रहा है। ए विप्लव के बादल, एक क्रांति के बादल। अथवा में देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, और सदा ही कीचड़ पर क्या होता है, जल का प्लावन। प्लावन मतलब होता है बाढ़ आना, बाढ़ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। जलज मतलब क्या होता है, कमल। कवि कहते हैं जल प्लावन हमेशा पंख पर होता है। पंख मतलब कीचड़ पर ही होता है। क्या होता है, शोषक वर्ग नष्ट हो जाता है। अब अगर इस दूसरे भाव में कहें तो क्या होगा, बारिश होगी, कीचड़ धुल जाएगा और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो खिल उठेंगे। कमल का जो फूल है वो विकसित और खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। रोग शोक में हंसता है। रोग में भी और शोक मतलब दुख में भी हंसता रहता है। शैशव का सुकुमार शरीर, कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता कि दुख क्या है, सुख क्या है, वो हमेशा ऐसे ही सुख दुख में सदैव हंसता रहता है। इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि यहाँ पर पंख जो कमल है वो उसकी तुलना किससे की है, शोषित वर्ग से की है। और जब पानी आएगा तो वो सारा कीचड़ धुल जाता है और वो प्रफुल्लित हो उठता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। रुद्ध मतलब क्या होता है, रुका हुआ। कोश मतलब खजाना। क्षुब्ध मतलब क्रोध या क्रोधित हो गया, और तोष मतलब संतोष या शांति। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपने महलों में, बड़े बड़े महलों में खजाना भर रखा है, लेकिन फिर भी उनके पास शांति नहीं है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वो तुम्हारी इस भयंकर गर्जन से कांप रहे हैं। जो धनी लोग हैं वो इस वज्र गर्जन से कांप रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। त्रस्त मतलब क्या होता है, भयभीत या डरे हुए हैं। नयन मुख ढाप रहे हैं कि अपने चेहरे और आंखों को वो ढक रहे हैं। जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक। कवि कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, ऐसा जो कृषक है वो अधीर मतलब अधीरता से, धैर्यहीन होकर वो तुझे बुलाता है कि हे क्रांति के दूत आओ। चूस लिया है उसका सार, की शोषक ने, वर्ग ने उसका सारा खून चूस लिया है और सिर्फ हाड़ मांस ही बचे हुए हैं। कि हे नया जीवन देने वाले बादल तुम आओ, हे क्रांति के दूत, हे नया जीवन देने वाले बादल, तुम इन किसानों के जीवन में आनंद, उल्लास और उत्साह का संचार कर दो। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। कवि के अनुसार जल विप्लव प्लावन का वास्तविक प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। कवि के अनुसार जल विप्लव प्लावन का प्रभाव हमेशा पंख अर्थात कीचड़ पर दिखाई देता है, जो निम्न वर्ग या साधारण जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। कविता में क्षुद्र प्रफुल्ल जलज किसका प्रतीक है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज साधारण और छोटे लोगों का प्रतीक है, जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी प्रसन्न और संघर्षशील रहते हैं। तीसरा प्रश्न, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि चाहे इस निम्न वर्ग के पास चाहे कितनी ही परिस्थितियां आ जाए, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, इसके बावजूद भी उनमें नवजीवन और आशा का संचार बना रहता है। चौथा प्रश्न, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने किस वर्ग की स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने इस पंक्ति में किसानों और गरीब श्रमिकों की दयनीय और कमजोर स्थिति का वर्णन किया है। पांचवा प्रश्न, तुझे बुलाता कृषक अधीर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किससे क्या अपेक्षा रखता है, क्या उम्मीद रखता है। कवि विप्लव के वीरों से क्रांति और संघर्ष के माध्यम से किसानों की पीड़ा दूर करने और समाज में परिवर्तन लाने की अपेक्षा करता है। अब बड़े प्रश्नोत्तर देखिए, जो कि एक 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का, कुल 5 अंक के प्रश्नोत्तर आएंगे आपके काव्यखंड से। पहला प्रश्न, बादल राग कविता के उद्देश्य या मूल भाव पर प्रकाश डालिए। बादल राग कैसी कविता है, एक क्रांतिकारी कविता है, और यह कैसे विचारों को दर्शाती है, प्रगतिशील विचारों को दर्शाती है।
इस कविता के माध्यम से कवि ने एक ऐसी क्रांति का आह्वान किया है जो शोषक होते हैं ना, जो लोग ऊंचे वर्ग के होते हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं, ऐसे लोगों को आगाह किया है कि यदि क्रांति आ जाए, क्रांति के दूत आ जाए, तो शोषक वर्ग भी आतंकित हो उठता है। इसी क्रांति का दूत है बादल, जो अपनी गर्जन तर्जन और मूसलाधार वर्षा से शोषक और उच्च वर्ग के दिलों को धड़काता है, उन्हें डराता है। वो अपने ही भवनों में अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ रहते हुए भी भय से कांपने लगते हैं। वह समाज के कीचड़ रूपी इस वर्ग को अपने जल से पूरी तरह साफ करने में पूर्णतः सामर्थ्यवान है। दूसरी ओर वह शोषित व निम्न वर्ग के लोगों को अपनी वर्षा से न केवल आनंदित करता है, अपितु यह विश्वास भी दिलाता है कि उनका विकास अवश्य होगा। इसी प्रश्न का दूसरा भाग देखिए। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। इन पंक्तियों में कवि किस समस्या का वर्णन करता है और इसके समाधान के लिए वह किसे आह्वान करता है, मतलब किसे बुलाता है? इस पंक्ति में कवि ने किसानों की दयनीय स्थिति और उनके संघर्षों का वर्णन किया है। कवि यह दिखाना चाहते हैं कि अत्यधिक परिश्रम और कठिन परिस्थितियों के कारण किसान का शरीर कमजोर हो चुका है। वह भूख और अभावों से जूझ रहा है, मतलब उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसका सारा जीवन परिश्रम में बीता है, लेकिन उसे पर्याप्त फल नहीं मिला। जितना काम वो करता है, बदले में उसे मेहनताना नहीं दिया जाता। इस समस्या के समाधान के लिए कवि ने विप्लव का अर्थ है क्रांति के वीरों का आह्वान किया है, जो समाज में परिवर्तन लाकर किसानों की दुर्दशा समाप्त करें और एक नया न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था स्थापित करें। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।